सुबह सुबह दिल्ली पुलिस एक शख्स को सफेद चादर में ढकती है और जबरन अपने साथ उठा के लेकर चल जाती है। वहां पे जो लोग मौजूद थे वो इस वारदात को कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाता है कि कई लोग पुलिस के हाथ जोड़ रहे हैं, कई लोग पुलिस से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग पुलिस को रोकने के लिए पुलिस के आगे आ रही है, लेकिन पुलिस किसी की भी नहीं सुनती है। जबरन उस शख्स को सफेद चादर में ढकते हैं और ले जाकर के एम्बुलेंस में ठूस दिया जाता है। एम्बुलेंस से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सफेद चादर बहुत ही कम समय में इस्तेमाल किया जाता है। पहला, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लाश को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जब कोई इंसान जिंदा तो है लेकिन उसका चेहरा सरकार सभी के सामने नहीं लाना चाहती तब इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब सरकार अपनी नाकामी, अपनी गलतियों को पब्लिक को नहीं दिखाना चाहती, उन गलतियों को ढकने के लिए सफेद चादर का इस्तेमाल करती है। जिस शख्स को पुलिस सफेद चादर में ढक करके लेके चल जाती है वो शख्स कोई रेपिस्ट नहीं था, वो शख्स कोई देशद्रोही नहीं था, कोई गुनहगार नहीं था, कोई घूसखोर नेता नहीं था। उस शख्स की बस गलती इतनी थी कि वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल में बैठ करके सिर्फ एक मांग कर रहा था कि भारत के जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने पद से इस्तीफा दे। और इस मांग के उठने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भारत में नीट पेपर लीक के वजह से 22 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। 22 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यहां पे क्लियरली कह देना चाहूंगा कि मैं ना तो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही वहां उसके जो अध्यक्ष है मिस्टर दीपक उनका सपोर्ट कर रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा वहां पे जाकर के कई सारे लोगों ने भारत के विरुद्ध में नारे लगाए हैं, लेकिन हाँ, मैं सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो एकदम वैलिड है। और इसका भी मुख्य कारण क्यों है सपोर्ट करना, उसके बारे में भी मैं अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। सवाल मेरा जो था वो ये है कि क्या आपने कभी भी सुना है या देखा है कि जो सरकार पद में बैठी है या फिर कोई बड़े से बड़े नेता जो पद में बैठे हैं उनके बच्चे किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर उनके बच्चे कोई भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं? नहीं सुना होगा, और मुश्किल से सुना या देखा होगा भी तो बहुत 1-2-3% आम, बहुत कम। तो फिर ये नेट पेपर हो गया या फिर बाकी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी होती है, ये कौन करता है? ये भारत के मिडिल क्लास के लोग करते हैं, जिनको एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक आशा, एक भरोसा रहता है कि शायद एक सरकारी जॉब उनके पूरे खानदान को एक बहुत ही इज्जत भरी जिंदगी दे सकता है, उनकी गरीबी मिटा सकता है, उनके सपनों को साकार कर सकता है। और उस एक जॉब को पाने के लिए ना जाने वो कितने मुश्किलों से गुजरते हैं। दिन रात एक करके पढ़ाई करना, उसके बाद कई बार कोचिंग फीस, पेपर फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने के लिए लोन लेना, कर्जा लेना, घर के जमीन जायदाद को बेचना, घर के सोने गहने को बंधक रखना, और भी तरह तरह की चैलेंजेस को फेस आउट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको पता चलता है कि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम के लोग बैठे हैं वो मात्र अपनी रुतबा, अपनी जिंदगी के एजमोस और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मात्र कुछ पैसा लेकर के पेपर को लीक कर देते हैं। और पेपर के लीक होते ही आपके सालों का मेहनत 1 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर सरकार की वही नीति कि आप दोबारा पेपर दें, दोबारा एग्जाम दें, दोबारा तैयारी करें। तो आपने अपने जीवन के जो इतने समय एक पेपर के लिए इन्वेस्ट किया है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जाननी भी नहीं है कि आपके जीवन में आपने अब तक जो इतनी मुश्किल करके वहां तक पहुंचा है पेपर देने के लिए, उससे आपने कितने चैलेंजेस फेस आउट किए, कोई मतलब ही नहीं है सरकार को। दूसरी बात, मैं एक सवाल सीधे सीधे सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब भाई गलती हुई है एजुकेशन मिनिस्टर से, तो वो गलती मान क्यों नहीं ले रहे हैं? वो अपने पद को क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? क्या एजुकेशन मिनिस्टर जो भी प्रेजेंट में है उनसे बेहतर इंसान नहीं है क्या जो हमारे भारत के एजुकेशन को संभाल सके? 110% है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लाख गुना बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकते हैं अगर उनके हाथों में पावर दी जाती है तो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। किस चीज का दबाव है सर? क्यों इतने लाखों लोगों की भीड़ आपको नहीं दिख रही है? क्यों हजारों लोगों का आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको तकलीफ हुई है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके घर का ही कोई बच्चा इस तरह से सुसाइड कर लेता, अगर आपका रिलेटिव को इस तरह से सुसाइड कर लेता, क्या फिर भी आप चुप रहते? नहीं रहते। लेकिन अगर भारत का आम आदमी, अगर भारत का कोई गरीब घर का बच्चा इस तरह सुसाइड कर लेता, फिर आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता? आखिर आपको
उस पद तक पहुंचाने के लिए यही आम आदमी का तो वोट काम आई है, यही आम आदमी के लोगों ने तो आपको उस पद तक पहुंचाया है। फिर आपको इस आम आदमी की तकलीफ क्यों नहीं समझ में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और एक चीज पूछना चाहूंगा, राघव चड्ढा सर कहां है? क्यों नहीं वो नजर आ रहे हैं? ये सारे सवाल तो राघव चड्ढा के थे, जो कि सांसद में कंटिन्यू उठा रहे थे। उन्हीं का सवाल था एजुकेशन से रिलेटेड कि जब कोई बच्चा पेपर भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए पेपर की फीस देता है, 1000 बच्चों में से अगर सिर्फ 5 बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है, तो बाकी बच्चों के पैसे क्यों नहीं रिटर्न होते हैं? क्यों बार बार उनसे एग्जाम के लिए बार बार पैसा लिया जाता है, पेपर भरने के लिए फीस लिया जाता है, और उस पैसे को सरकार अपनी जेब में भर लेती है? वो पैसे क्यों नहीं उन्हें रिटर्न देती है, जबकि उनको एग्जाम में पास होने के बाद भी सीट नहीं मिलती है? तो आखिरकार सोनम सर का और राघव चड्ढा सर का, दोनों का तो सवाल मिलता जुलता है एजुकेशन से रिलेटेड। क्या राघव चड्ढा अभी जो चुप है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक वो बीजेपी में नहीं गए थे तब तक वो एक से एक सवाल उठा रहे थे, जो कि आम नागरिक का सवाल था, जो कि आम नागरिक का आवाज था। लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो उनकी आवाज भी बंद हो गई, वो भी सवाल पूछना छोड़ दिए। आज तो सबसे पहले सोनम सर के साथ राघव चड्ढा को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन राघव चड्ढा जी अभी पूरी तरह चुप है। क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी आदमी अगर आवाज उठाएगा तो आप उसको इसी तरह दबा देंगे? पुलिस का कहना है कि कोर्ट का आदेश था कि सोनम सर को खाना खिलाया जाए, लेकिन क्या कोर्ट का यह आदेश था कि आप इस तरह से उनको जोर जबरदस्ती उठा के लेकर चल जाए? सरकार क्या 5 मिनट के लिए आकर के उनसे बात नहीं कर सकती थी? अंग्रेज जमाने में भी जब भारत के लोग आंदोलन करते थे, जब भूख हड़ताल में बैठते थे, तब अंग्रेज भी आकर के उनसे बातचीत करते थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सरकार है, उस समय तो हमारा देश गुलाम था, अभी तो हमारा देश आजाद है। तो गुलाम देश में भी अंग्रेज आकर के बात करते थे, लेकिन आजाद देश में भी अभी की जो सरकार है वो बात नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बात करने से आपको झुकना पड़ता है, और आपको ये चीज मंजूर नहीं है कि आप झुकें। सर, बात करने से अगर सिर्फ झुकना पड़ता है तो फिर इसका हल क्या है? आप अगर इसी तरह से करते रहेंगे, अभी सोनम सर के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अभिषेक जी, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप कुछ दिन बाद उनको उठा लेंगे, फिर कोई आएगा भूख हड़ताल में बैठेगा, फिर आप उनको उठा लेंगे। इस तरह से आप कितनों को उठाएंगे? क्या आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है? देश के हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ पे गलती है आपकी सरकार की, फिर आपको क्यों नहीं आ रही है? सर, इतनी तानाशाही लेकर के आप क्या अगले इलेक्शन तक चल सकेंगे? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी गलती हो रही है? यहाँ पे याद रखिएगा, आप जिस ताज को पहने हुए हैं, उस ताज तक पहुंचाने के लिए भारत के जनता ने ही आपको चुना है। आपने खुद के दम पे वो ताज नहीं जीता है। जब कोई मिडिल क्लास का बच्चा एक पेपर पास करके एक सरकारी जॉब पाता है, तो पूरी तरह अपने दम पे करता है वो, यानी पढ़ाई खुद करता है, एग्जाम खुद लिखता है, इंटरव्यू खुद देता है, उसके बाद उसको सिलेक्शन होती है। लेकिन अब जब अगर कोई नेता कोई इलेक्शन जीतता है, तो पूरी तरह उसका सपोर्ट अकेले के दम पे नहीं होता है, बल्कि हर एक नागरिक जिसने उसको वोट दिया उसके सपोर्ट से वो जीतता है। तो ये चीज़ तो कॉमन सी बात है, छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? आखिर कब तक तानाशाही करते रहेंगे? सोचने वाली बात है, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको पसंद करते हैं वो भी आपसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दें कि सर आप ये तानाशाही कब तक चलाते रहेंगे? आखिर आपकी राय क्या है इस मामले में? अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।